नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चर्चा करते हैं अमेरिका के द्वारा लिए गए एक डिसीजन के बारे में, जिसके कारण भारत का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरी तरह से हिल गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग 57 देशों में खलबली मच गई है, क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी आशंका थी कि हो सकता है ऐसा भारत पर या दूसरे देशों पर भी ये टैरिफ लगा दे। लेकिन इस तरीके से जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, जिसका ना कोई डिस्कशन किया गया, ना कोई तारीख, ना कोई दलील, अचानक से एक सोशल प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया गया और उसके माध्यम से कहा गया कि हम 100% टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 100% टैरिफ लगाया गया है। और भारत के लिहाज से अगर हम बात करें तो अमेरिका की तरफ से ये लगभग चौथा झटका है। चौथा कैसे है? पहले इन्होंने 25% टैरिफ अनाउंस किया, उसके बाद रसिया से ऑयल खरीदने का जो मैटर है उसको इन्होंने आधार बनाकर अतिरिक्त 25% टैरिफ और लगाया, जिसे इन्होंने सेकेंडरी टैरिफ का नाम दिया। और उसके बाद फिर H1B वीजा की बात इन्होंने सामने रखी और उसके कारण भारतीय जो सबसे ज़्यादा जाते हैं अमेरिका में, उन पर भार बढ़ा दिया। और अब ये चौथा स्टेप है अमेरिका भारत के खिलाफ, 100% टैरिफ लगाया गया है। भारत का जो फार्मा उद्योग है वो बहुत ज़्यादा निर्यात करता है अमेरिका के लिए, और अमेरिका भी बहुत ज़्यादा निर्भर है भारत पर। तो इस डिसीजन के क्या मायने हैं, भारत को इससे कितना असर पड़ने वाला है, भारत की इसके लिए क्या कोई तैयारियां हैं, क्या भारत पहले से इसके लिए तैयार था, और अमेरिका पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारे पॉइंट्स पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार रुक नहीं रहे हैं, लगातार डिसीजन लेते जा रहे हैं और भारत के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही आक्रामकता दिखाई दे रही है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ अमेरिका ने कुछ सेटलमेंट किया है, अमेरिका ने अपनी चीज़ों को सेटल करके व्यापार को आगे बढ़ाया है। लेकिन भारत के साथ जो तलखी है वो कहीं ना कहीं लगातार दिख रही है, लगातार भारत और अमेरिका के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। समझिए आप खबर क्या है, पहले तो उसको समझिए। 100% टैरिफ ऑन फार्मा अनलेस ट्रम्प्स मूव दैट में हिट इंडिया हैज एन एक्सेप्शन। यहां पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक ट्वीट किया गया, ट्रुथ सोशल जो इनका प्लेटफॉर्म है जिसका ये यूज करते हैं ट्रुथ के नाम से, उस पर एक ट्वीट किया गया और उसमें इन्होंने ये कहा कि स्टार्टिंग October 1st 2025 we will be imposing a 100% tariff on any branded or patented pharmaceutical product unless a company is building their pharmaceutical manufacturing plant in America. Is building will be defined as breaking ground और ये कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब ये है, इन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर 2025 यानी लगभग मान के चलिए 3-4 दिन बाद जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उन सभी पर 100% टैरिफ चालू हो जाएगा। और उन कंपनियों पर ये टैरिफ तब तक रहेगा जब तक वो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगा लेती, अमेरिका में उनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट नहीं हो जाता। कहने का मतलब यहाँ पर ट्रंप जो मेक इन अमेरिका वाली जो बात है, या फिर अमेरिका के लिए जो बार बार ये बात कर रहे थे अमेरिका फर्स्ट, उसी के तहत ये कदम आगे दिख रहा है। और इसमें ये कह रहे हैं कि भाई आपको अगर मान लीजिए दवाइयाँ बेचनी हैं, अमेरिका में दवाइयाँ बेचनी हैं, तो उसके लिए प्लांट आप अमेरिका में लगाइए ताकि अमेरिका को इससे फ़ायदा हो, अमेरिका के लिए जॉब क्रिएट हो। देखिए, ये अमेरिका के लिहाज से बात सही है और किसी भी देश के राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया डिसीजन उसके देश के हित में, तो आपको एक तरफा ये लगेगा कि ये बात तो सही है। लेकिन जिस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से कहीं भी सही नहीं है। डिसीजन लिए जाते हैं, सारी चीजें हैं, भारत भी ले रहा है डिसीजन, लेकिन आप इसके लिए कहीं ना कहीं एक तर्क के आधार पर बात करें। और जो भी सिचुएशंस बनती हैं, दोनों देश जो हैं जो आपस में व्यापार कर रहे हैं, उनकी डिस्कशन के आधार पर चीजें होनी चाहिए।
ऐसे नहीं कि भाई आप सालों से जिस चीज को लगातार करते आ रहे और अचानक से कह दें कि अब ये नया नियम लागू होगा और हम आपसे पूछ भी नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि अब आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ यहां पर किया गया है। अब यहां पर एक चीज देखिए कि आप कि जो 100% टैरिफ लगाया गया है वो कितना ज्यादा खतरनाक है या फिर इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है वो समझना। 2022 के अगर आप आंकड़े देखें, यहां देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स का डेटा है, इन 2022 4 आउट ऑफ एवरी 10 प्रिसेप्शंस फिल्ड इन द यूएस केम फ्रॉम इंडियन कंपनीज। आप समझिए अमेरिका में जो डॉक्टर्स हैं, अमेरिका में जो दवाइयां लिखी जाती हैं, 10 में से 4 दवाइयां, यानी टोटल अगर मान लीजिए 10 प्रिस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं तो उनमें से 4 दवाइयों के नाम भारत की जो कंपनियां भेजती हैं उनके होते हैं। तो सोचिए 40% के आसपास जो फार्मास्यूटिकल जो हमारा जो एक्सपोर्ट है या फिर कहें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो अमेरिका का इंपोर्ट है, वो किस पर टिका हुआ है? इंडियन कंपनीज पर टिका हुआ है। इंक्लूडिंग 47% ऑफ ऑल जेनेरिक्स एंड 15% ऑफ बायोसिमिलर्स। यानी जो जेनरिक दवाइयां हैं इन सभी पर हम बात करेंगे। इन्होंने 2 टर्म्स यूज की हैं, पेटेंटेड मेडिसिन्स की बात की है, ब्रांडेड मेडिसिन्स की बात की है, और फिर जेनरिक मेडिसिन्स की बात आ रही है। जेनरिक मेडिसिन्स जो हैं 47% तक भारत से यहां पर सप्लाई होती है। अगर इस आंकड़े को आप देखें, मेडिसिन्स फ्रॉम इंडिया सेव्ड द यूएस हेल्थ केयर सिस्टम $219 बिलियन in 2022 alone and a total of 1.3 trillion between 2013 and 2022। आप देखिए कि अकेले 2022 का आंकड़ा यह है कि भारत ने जो दवाइयां भेजी हैं अमेरिका में वो इतनी सस्ती हैं। सस्ती होने के कारण अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम के $219 अरब हमने बचाए हैं, यानी अमेरिका की सेविंग हुई है ये। तो यहां जब इस तरीके का डिसीजन होगा तो भारत पर तो इंपैक्ट होगा, भारत पर ज्यादा होगा, भारत के एक्सपोर्ट में कमी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका भी इससे सफर करेगा, जिसको शायद डोनाल्ड ट्रंप या तो कोई रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया होगा पहले, लेकिन जिस तरीके से डिसीजन लिया है उसमें लग नहीं रहा कि उन्होंने कोई रास्ता ढूंढा है, बस उन्होंने एक टैरिफ बॉम्ब फोड़ दिया है। 2013 से 2022 के बीच की बात करें तो $1.3 ट्रिलियन के आसपास की सेविंग अमेरिका को भारत ने दी है। यानी 1.3 ट्रिलियन की बात कर रहा हूं, बिलियन की भी नहीं बात कर रहा। तो एक बहुत बड़ा उद्योग है जिसके लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। अकॉर्डिंग टू फार्मा एक्सेल इन फाइनेंशियल ईयर 2024 अबाउट 8.7 बिलियन यानी लगभग 31% ऑफ एक्सपोर्ट वेंट टू द यूएस। यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 8.7 बिलियन अरब डॉलर यानी 31% के आसपास एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए गया था भारत से, ठीक है। और 2025 की पहली तिमाही में अगर हम बात करें तो 3.7 बिलियन वर्थ के आसपास का फार्मा हम भेज चुके हैं, दवाइयां वहां पर भेज चुके हैं। तो ये सारी कहानी जो है ये बताती है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा घनिष्ठ था, एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर लगता है मामला सारा खराब कर दिया है। भारत के लिए बड़ी चिंता की विषय है। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों ये चीज समझ में आती है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप भारत के पीछे क्यों पड़ा है, ऐसा क्यों करता जा रहा है लगातार। क्या इसका एकमात्र कारण यही है कि हम रसिया से ऑयल खरीदते हैं? जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि आप, जैसे उन्होंने एक बहुत खतरनाक शब्द का यूज किया कि जो चीन और भारत है रसिया से तेल खरीदते हैं तो युद्ध के लिए फंडिंग कर रहे हैं एक तरीके से यूक्रेन के लिए, यानी लोगों की वहां पर मौत के जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या वास्तव में रसिया से ऑयल खरीदना जो है वही एक कारण है? तो ये कारण एकमात्र कारण नहीं है, ये एक छोटा कारण है। इसका बड़ा कारण जो है मैं आपको बताता हूं। बड़ा कारण है अमेरिका से डिफेंस डील ना करना। रसिया से ऑयल ना खरीदने पर अमेरिका पर कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, यूक्रेन पे पड़ रहा है। और अमेरिका कभी इतना हितैषी नहीं है, अमेरिका एक व्यापारी देश है और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी है। तो अमेरिका को उस चीज से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, वहां कितने लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है, उन चीजों से इंपैक्ट नहीं हो रहा। अमेरिका को सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है F-35 डील,
जिस दिन भारत ने मना किया उस दिन से अमेरिका जो है पूरी तरीके से भारत के खिलाफ हो गया, खुलकर खिलाफ हो गया, क्योंकि भारत ने साफ इनकार किया कि हम इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अमेरिका के साथ में अगर आप डिफेंस की डील जो है उसको नकारते हैं तो अमेरिका को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टर आपके हाथ से निकल गया है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो आयातक है डिफेंस के क्षेत्र में। आप खरीद किससे रहे हो? रसिया से खरीद रहे हो, फ्रांस से खरीद रहे हो। आप 2 लाख करोड़ की डील कर रहे हो फ्रांस से, इधर रसिया से आप लगातार S-400 भी खरीद रहे हैं, मिसाइल्स भी खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका बार बार कह रहा है कि आप 1.5 अरब के आसपास आबादी है और हमसे कुछ खरीदते ही नहीं हो। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो भारत को मैसेज देना चाहता है, भारत को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप जब तक हमसे इंपोर्ट नहीं करोगे, जब तक हमसे चीजें नहीं खरीदोगे, ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। और इसका आप एक इस न्यूज से भी अनुमान लगाइए कि अमेरिका का जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो कितना वाइज्ड है, यानी क्या उसकी जो बातें हैं वो सारी चीजें एक जैसी हैं, सभी देशों पर लागू होती हैं। टर्की भी ऑयल खरीदता है रसिया से, खूब अच्छी मात्रा में खरीदता है। टर्की पर क्या रसिया ने टैरिफ लगाया है? नहीं लगाया, टर्की पर कोई टैरिफ नहीं है। और अब टर्की ने कहा है कि हम F-35 आपसे खरीदना चाहते हैं। जैसे ही टर्की ने कहा कि F-35 हम खरीदना चाहते हैं, टर्की से अच्छी अच्छी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दी हैं। यहां पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, ही नीड्स सर्टेन थिंग्स एंड वी नीड सर्टेन थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू कम टू ए कंक्लूजन, यू विल नो बाय द एंड ऑफ द डे, ट्रंप सेड। यानी ट्रंप कह रहा है कि कुछ चीजों की उनको जरूरत है, कुछ चीजों की हमें जरूरत है, और हम अब अच्छे डिसीजन लेने वाले हैं। F-35 की परचेजिंग पर पहले इन्होंने बैन लगा रखा था, टर्की को ना देने की बात कही थी, लेकिन अब दोबारा से कह रहे हैं कि आप खरीदिए, हम तैयार हैं, क्योंकि F-35 उनको बेचना है। भारत जैसा देश मना कर चुका है तो उनको मार्केट में उसको कहीं ना कहीं बेचना है, और यही सबसे बड़ा कारण है जो भारत के खिलाफ इस समय डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं, यानी भारत के खिलाफ इस चीज का यूज कर रहे हैं। तो ये रही बात। देखिए रूस से तेल खरीदने की जो बात है उसकी हम बात करें तो वास्तव में तेल हमने खरीदा है, वहां से हमें सस्ते में मिल रहा है, लेकिन अमेरिका जो है इसी को एक आधार नहीं बना रहा। इस डील को भी आप एक बार ध्यान रखें कि भारत देखिए 2025 में 18 लाख बैरल ऑयल हमने इंपोर्ट किया है। हमारा जो कुल ऑयल है उसका 35% हमने किया किससे? रूस से। जबकि पहले ये जो हिस्सा था ना भारत का रूस से 0.2% हुआ करता था। 68,000 बैरल प्रतिदिन हम खरीदते थे, और अब जो है 18 लाख बैरल पर ये इंपोर्ट आपका पहुंच गया है। तो इसी को भी एक मेन जो बात है वो बताया जा रहा है। अब देखो यहां एक चीज समझो, चलो अमेरिका ने तो सारा काम कर दिया, वो टैरिफ लगा दिया, मानेंगे भी नहीं। 50% टैरिफ हम बाकी के जितने भी गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं, उन पर पहले से झेल रहे हैं, और 100%, अब एक फार्मा उद्योग बचा हुआ था जो 0% उस पर था, लेकिन अब वो 100% पे पहुंच चुका है। अब बात आती है कि भारत इसके लिए क्या करे, क्या भारत की इसके लिए तैयारियां हैं, भारत किस तरीके से काम करेगा। देखिए यहाँ पर एक अर्थशास्त्री हैं समीरन चक्रवर्ती, इन्होंने कहा है कि ये इतना आसान नहीं है, टैरिफ को आप हल्के में ना लें और भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी। तो सवाल ये उठता है कि भारत सरकार क्या इसके लिए सचेत है, क्या अपनी रणनीति बदल चुकी है। तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत सरकार पहले से तैयार है, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में अमेरिका ने जो डिसीजन लिए हैं और जो अंदेशा लग रहा है कि भाई आगे भी ऐसी चीजें हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग भारत लगातार तैयारी कर चुका है। जैसे कि सबसे पहली चीज अभी जीएसटी में सुधार किए गए। जीएसटी जो आपके जो स्लैब हैं उनको ज्यादा से कम पे लाए गए हैं। उसका कारण ऐसा नहीं है कि भारत की जनता को खुश करने के लिए अचानक सरकार ने ये डिसीजन ले लिया, ये भारत सरकार का एक रणनीतिक स्टेप है, और उसका कारण है कि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है उसको मजबूत करना। देखिए जब आप जैसे अमेरिका के साथ में हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है, अगर वो निर्यात हमारा बाधित होता है तो इसका मतलब हमारी जो कंपनी है, हमारे प्रोडक्ट अमेरिका में नहीं बेच पाएंगे, तो वो जो सामान है, वो जो प्रोडक्शन है, वो जाएगा कहाँ?
दूसरे जो आप देश हैं या दूसरे जो ग्राहक हैं उनको आपको ढूंढने में समय लगेगा, यानी उनकी खपत करने में दूसरे देशों में अभी आपको समय लगेगा। अचानक से आप उसकी खपत कहाँ करेंगे? तो उसके लिए भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि आप जीएसटी को कम कीजिए। इससे डोमेस्टिक मार्केट में चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग खरीदेंगे और यहाँ पर भी हम खपत कर सकते हैं, यानी बहुत सारा हमारा प्रोडक्शन घरेलू मार्केट में भी हम बेच सकते हैं, उससे भी इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे कि ये कह रहे हैं, ऐसे माहौल में केवल निर्यात पर आधारित रणनीति भारत के लिए सुरक्षित नहीं है। भारत को अपनी नीति में बदलाव करके घरेलू मांग और निवेश पर ज्यादा ध्यान देना होगा, यानी डोमेस्टिक मार्केट जो है उसको हमें मजबूत करना होगा। ये समीरन चक्रवर्ती हैं, वो कह रहे हैं। अमेरिका के साथ में देखिए भारत का 11 लाख करोड़ के आसपास का ट्रेड होता है, जिसमें से हम 3.46 लाख करोड़ रुपए का आयात करते हैं उससे, यानी अमेरिका हमें भेजता है इतना सामान और हम भेजते हैं अमेरिका को 7.35 लाख करोड़, यानी 7.35 लाख करोड़ का सामान हम निर्यात करते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लगभग जस्ट डबल है, यानी हम लगभग 7.5 लाख करोड़ के आसपास का सामान भेजते हैं, ये 3.5 लाख करोड़ के आसपास। ये डोनाल्ड ट्रंप को बात पच नहीं रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि जितना निर्यात हो उतना ही क्या हो, आयात हो। तो इसी पर वो लगातार काम कर रहे हैं। अगर आप देखिए पूरे जो अमेरिका के साथ में जो हमारी ट्रेडिंग होती है उस पर ध्यान दें तो सबसे ज्यादा 1.68 लाख करोड़, यानी 1.68 लाख करोड़ जो है, जो लगभग 22.14% हिस्सा है, वो मशीनरी का सामान जो है हम वहां पर भेजते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसका हिस्सा आता है आपका 16.92%। फिर ड्रग्स और फार्मा, जो कि इस पर अब 100% टैरिफ लगेगा, बाकी सब पर 50% चल ही रहा है, ये 12.15% हिस्सा है, 12.15। इसके अलावा रत्न ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अन्य, ये सारे प्रोडक्ट की 2024 की रिपोर्ट है कि भारत कितना एक्सपोर्ट किस क्षेत्र में अमेरिका को करता है। तो जिस फार्मा और ड्रग्स इंडस्ट्री की बात हो रही है जिस पर 100% टैरिफ लगा है, उसका हिस्सा बहुत बड़ा है, यानी हम बहुत ज्यादा मात्रा में अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। और अब ये एक्सपोर्ट 100% टैरिफ झेलेगा। 1 अक्टूबर से 30% दवाएं एक्सपोर्ट करता है भारत अमेरिका को। अब ये जो एक्सपोर्ट है इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव होने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जो जेनरिक मेडिसिन हैं उन पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम का बहुत मतलब एक बेस है, आधार है। इसलिए जेनरिक मेडिसिन पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया भी नहीं है, लेकिन भविष्य में मैं कह रहा हूं लगा भी सकता है। अमेरिका कुछ भी कर सकता है इस समय जिस स्थिति में है। भारत जो जेनरिक दवाओं का एक्सपोर्टर है उसे इससे ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि प्रेसिडेंट का अगला निशाना जेनरिक दवाएं हो। इस फैसले का फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स पर भावनात्मक असर पड़ सकता है। ये वो ट्वीट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और इसमें साफ यही लिखा है कि 1 अक्टूबर 2025 से 100% टैरिफ आप झेलो, और जब तक झेलिए जब तक आपकी कंपनी हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, हमारे यहाँ पर अपना प्लांट नहीं लगा लेती है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ये बताते हैं समझना कि जेनरिक दवाइयां जो हैं दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक भारत है। दो तरह की चीज, ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयां, दोनों पर बात करते हैं। देखिए भारत जो है ना, भारत को दुनिया का दवाखाना कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन की जो है वो भारत में होती है। दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा उद्योग भारत है। पूरी ग्लोबल अगर मार्केट की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 20% हिस्सा अकेला भारत कवर करता है। तो ये जो जेनरिक दवाइयां हैं, जेनरिक दवाइयां अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है। 2024 में 8.73 अरब डॉलर, 8.73 अरब डॉलर यानी 77,000 करोड़ रुपए की दवाइयां हमने भेजी। भारत के कुल दवा एक्सपोर्ट का ये 31% है, यानी जितनी दवाइयां हम पूरी दुनिया में बेचते हैं उसमें से 31% अकेले अमेरिका को बेचते हैं। 2020-21 में भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग 50 अरब डॉलर था। 20% पूरी दुनिया में वैश्विक हिस्सेदारी हम रखते हैं। 200 से ज्यादा देशों को उच्च क्वालिटी की दवाओं का निर्यात करते हैं। यानी भारत की जो दवाइयां हैं वो अमेरिका में नहीं, अमेरिका तो सबसे बड़ा मार्केट है हमारे लिए, लेकिन बाकी हम दुनिया के लगभग सभी देशों में भेजते हैं। 200 से ज्यादा देशों की बात हो रही है, तो इतने ही लगभग क्या है कंट्री है पूरी दुनिया में।
अब यहां पर एक और चीज, अमेरिका तो हम पर मैंने कहा कि इतना निर्भर है कि 10 में से 4 दवाइयां भारत की खाते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के जो लोग हैं जो दवाइयां खाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिखता है, 10 में से 4 दवाइयां भारत की होती हैं। इसलिए भारत की जो बड़ी कंपनियां हैं, डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा है, ल्यूपिन, सिर्फ ये जेनेरिक दवाइयां ही नहीं बेचती बल्कि कुछ पेटेंट वाली दवाइयां भी बेचती हैं, और इन सभी की चिंताएं शुरू हो गई हैं। अब आपको बताते हैं कि जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या अंतर होता है। देखो, सबसे पहला अंतर तो कीमत का है। जेनरिक मेडिसिन जो होती है बहुत सस्ती होती हैं, ब्रांडेड मेडिसिन जो हैं वो उनकी तुलना में काफी महंगी होती हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण भी आपको बताएंगे। देखिए, जैसे कि कुछ दवाइयों का कंपैरिजन यहां दिया हुआ है। बी कॉम्प्लेक्स, ये 10 पैसे की बनती है जेनरिक मेडिसिन बी कॉम्प्लेक्स में, लेकिन अगर यही दवाई ब्रांडेड टैबलेट के रूप में खरीदी जाए तो 2 से 35 रुपए तक कीमत जाती है। सोचिए कितने गुना है। फिर पैरासीटामोल 500 10 पैसे में मिल जाती है, जेनरिक मेडिसिन के अकॉर्डिंग 10 पैसे की बनती है, लेकिन यहां पर ये 1.5 रुपए की बनती है। तो कहने का मतलब जेनरिक मेडिसिन की तुलना में ब्रांडेड मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। इसका कारण क्या है वो समझिए। पहले ब्रांडेड मेडिसिन को समझिए, ये है क्या। ब्रांडेड मेडिसिन का मतलब है कि कोई भी कंपनी जब कोई दवाई बनाती है तो उस पर पहले रिसर्च करती है। जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल बनानी है, तो पैरासीटामोल के लिए वो अपना ह्यूमन पावर लगाएगी, वहां पर रिसर्च करेगी, पैसा खर्च करेगी। रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि सभी कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन सब के रेशियो जांचे जाते हैं, उन सब के इम्पैक्ट जांचे जाते हैं, उसके लिए मशीनरी लगती है। तो इस पूरे रिसर्च में भारी भरकम खर्चा हो जाता है। और फिर जब कंपनी कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई टैबलेट, नई मेडिसिन मार्केट में लाती है जो पहले से मार्केट में नहीं है, नई रिसर्च के द्वारा आई है, तो उसके लिए कंपनी को एक पेटेंट मिलता है। पेटेंट मिलता है 20 साल के लिए। यानी उस पेटेंट का मतलब ये हो गया कि आपने इस पर इतना पैसा खर्च किया है, ये आपका पूरा इनोवेशन है, तो अब इसका फायदा भी आपको होना चाहिए, कॉमर्शियल आपको बेनिफिट्स होने चाहिए। दूसरी दुनिया की कोई कंपनी या दूसरा कोई व्यक्ति इसका फायदा ना उठा पाए, इसलिए इस कंपनी को पेटेंट दिया जाएगा 20 साल के लिए। ठीक है साहब, 20 साल तक ये कंपनी इसको बेचेगी और इससे क्या उठाएगी, फायदा उठाएगी। चलिए, अब मान लीजिए 20 साल बाद जब आपका पेटेंट क्या हो गया, खत्म हो गया, अब उस मेडिसिन का जो पूरा फॉर्मूला है जिससे वो बनाई गई थी वो जनरलाइज हो जाएगा, वो सबको पता लग जाएगा। ठीक है, अब उस कंपनी का उस पर अधिकार नहीं रहा, तो वो ही दवाई अब जेनरिक दवाई में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे हो सकती है? ये वो दवाई होती है जो ब्रांडेड दवाई का पेटेंट खत्म होने के बाद बाजार में आती हैं। ये ब्रांडेड दवाई के समान फॉर्मूले का इस्तेमाल करती हैं। यानी अब उसी फॉर्मूले से कोई दूसरी कंपनी अपनी मेडिसिन बना देगी नए नाम से, और उसको रोका इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि आपका पेटेंट इससे क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब अब इस कंपनी को इस दवाई को बनाने में कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ी, कोई ह्यूमन पावर नहीं लगानी पड़ी, कोई मशीनरी नहीं, डायरेक्ट आपने दवाइयों का प्रोडक्शन स्टार्ट किया क्योंकि फॉर्मूला आपके पास था। तो ये दवाइयां अब काफी सस्ती होंगी, कम से कम 10 से 20 गुना सस्ती होती है दवाइयां, सस्ती होंगी, और सस्ती होने के कारण इसको आम जनता जो है, आम लोग जो है आसानी से खरीद पाएंगे। इन्हीं को कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन। तो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो अभी, ये अच्छी बात है कि जेनेरिक मेडिसिन पे नहीं लगाया, ब्रांडेड पर। अच्छी बात तो वो भी नहीं है, ब्रांडेड मेडिसिन जो है उन पर लगाया है। 80 से 90% ये दवाइयां सस्ती होती हैं। भारत लगभग जितनी खपत अमेरिका में होती है 47% के आसपास भारत उसमें एक्सपोर्ट करता है अमेरिका के लिए। यानी अमेरिका भारत पर पूरी तरह से निर्भर है। अब बात आती है कि ब्रांडेड दवाओं पर टैरिफ लगाने का फैसला अमेरिका ने क्यों लिया है। अमेरिका फर्स्ट, मेक इन अमेरिका की नीति के तहत बता रहा है कि भाई हम चाहते हैं कि सब कुछ अमेरिका में हो। यानी अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम दूसरों पर निर्भर ना हो, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इन्होंने कहा है कि जब ये अभी कोविड काल जब आया था, कोविड का समय, तो उस समय जो सप्लाई चेन है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी। तो हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर अमेरिका में ही इन दवाइयों का उत्पादन हो और यहीं पर इनको बेचा जाए, और इसी के तहत इन्होंने ये टैरिफ लगाया है। जेनरिक दवाओं पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया? लगा सकता था, ये दवाइयां बहुत सस्ती हैं, और अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम, ये मैं अभी पहले ही बता चुका हूं, 47% हम दे रहे हैं इनको। तो हेल्थ केयर सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाएगा अगर अचानक से इस पर टैरिफ लगा दिया तो। समझिए,
तो इसलिए फिलहाल इनको छोड़ दिया है, लेकिन भविष्य में याद रखना इसका भी कोई ना कोई विकल्प ढूंढ के अमेरिका इन पर भी टैरिफ लगा सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने किचन कैबिनेट, बाथरूम वैनिटी पर, इन पर भी 50% टैरिफ लगाया है। यानी जो अभी हम टैरिफ की बात कर रहे थे उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी घोषणा की गई है टैरिफ लगाने की। बड़े जो ट्रक हैं जो सप्लाई करते हैं उन पर भी 25% टैरिफ अमेरिका ने इंपोज किया है, यानी लगाया है 25% टैरिफ। ठीक है, भारत की जो कंपनियां हैं उन्होंने भी चिंता इस पर व्यक्त की है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज समझना, इससे पहले अब जो अभी जो 100% टैरिफ लगा है इसके इंपैक्ट तो सामने नजर आएंगे, लेकिन इससे पहले 50% टैरिफ अमेरिका भारत पर लगा चुका है और भारत उसको झेल रहा है। भारत नए ग्राहक ढूंढ रहा है, डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत कर रहा है। भारत को कितना नुकसान हो चुका है अभी तक, इसका एक अनुमान देखिए, और भारत क्या तैयारियां कर रहा है, मतलब भारत की अभी फिलहाल में क्या प्रोसेसिंग चल रही है, पूरे पर एक नजर डालिए। 50% टैरिफ, 25% जो प्राइमरी टैरिफ था वो लगाया, 25% फिर सेकेंडरी टैरिफ लगाया। वो इसलिए लगाया क्योंकि आप रूस से क्या खरीद रहे हो, तेल लगा रहे हो, तेल खरीद रहे हो, तो टोटल कितना 50%। चलिए 50% जो टैरिफ लगा उससे यहां पर ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने यह कहा है कि 5.4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट भारत का प्रभावित हो सकता है। यानी 5.5 लाख करोड़ का जो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो इससे प्रभावित हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन सभी पर बहुत ज्यादा असर इसके हो रहे हैं। भारत में जैसे 50% टैरिफ इन सभी क्षेत्रों में लगा, कपड़ा, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, इन सभी में। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अभी कम है और इनकी मांग में 70% की कमी आ सकती है। यानी अगर ये जो टैरिफ है रेगुलर चलता है तो 70% तक इनकी मांग में कमी आएगी। यानी भारत में प्रोडक्शन इनका कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि आगे खपत ही नहीं हो रही, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो भारत में नौकरी पर भी सवाल आ सकता है, क्योंकि जब कंपनी प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो फिर कर्मचारियों का भी छटनी करेंगी, उनको निकालेंगी, तो बहुत बड़ा संकट हो सकता है। चीन, वियतनाम और मैक्सिको, ये जो देश है इन पर टैरिफ अमेरिका ने भारत की तुलना में कम लगाया है और ये भी इन्हीं चीजों का एक्सपोर्ट करते हैं। तो सामान अब कहां से खरीदा जाएगा? चीन, वियतनाम, मैक्सिको। भारत जो है इसमें लीड नहीं कर पाएगा, ये संभावना है। जैसे कि कुछ चीजों पर हम बात करें, मशीनरी और कल पुर्जे, ऑटोमेटिव, जो जिनका हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए, अमेरिका के लिए 2024 में $19.16 बिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात किए गए थे। कब किए गए थे? 2024 में। लेकिन टैरिफ के बाद की बात करें हम तो यहां पर कहा जा रहा है कि लगभग 32% हिस्सा अमेरिका को गया था निर्यात का फाइनेंशियल ईयर 2025 के शुरू में। अब यहां पर 61,000 करोड़ में से ये कह रहे 30,000 करोड़ का निर्यात प्रभावित हो सकता है। यानी मशीनरी के क्षेत्र में इतना ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। अब यहां इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि भारत, यूरोप में जर्मनी, यूके, आसियान कंट्री जो है, सिंगापुर, मलेशिया, इनमें इंजीनियरिंग गुड्स की मांग बढ़ रही है। इन बाजारों में हम अपने ग्राहक तलाश सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में 2024 में अमेरिका को हमने $14 बिलियन यानी 1.23 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्शन है वो हमने निर्यात किया था, जिसमें स्मार्टफोन है, आईफोन जैसे कि। ठीक है, अब इसकी बात कीजिए कि इस पर जो टैरिफ था ना, एवरेज टैरिफ, यहां पर देखिए उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पर एवरेज टैरिफ 0.41% का टैरिफ लगता था, लेकिन अब इन्होंने कितना कर दिया? 50% के आसपास। तो अब जब इतना टैरिफ कर दिया तो ये भी प्रोडक्शन हमारा क्या होगा? प्रभावित होगा, और इससे भी भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है उसकी मांग, यानी जो मांग है उसकी कमी आएगी तो फिर वही महंगाई, यानी भारत में जो कंपनियां हैं वो प्रभावित होंगी, और कंपनियां जो हैं कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं उनके रोजगार पर भी सवाल उठेंगे, यानी उनके रोजगार में कमी आएगी। चलिए यहां पर देखिए एक सेक्शन था 232 टैरिफ, 232 सेक्शन 232, इसमें चेंज करके अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जो है उस पर टैरिफ लगाया है, जबकि पहले वहां पर प्रावधान नहीं था।
क्या कर सकता है भारत? भारत स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर्स को टैरिफ से छूट बनाए रखने के लिए बातचीत कर सकता है, यानी अमेरिका से ही बातचीत करनी पड़ेगी, और दूसरे जितने भी मार्केट हैं उनको तलाशिए। नए ब्रांड जो डोमेस्टिक हों उनको भारत तैयार कर सकता है। फार्मा की अभी हम बात कर ही रहे थे, फार्मा पर अब लग गया कितना, 100% टैरिफ। तो इसके लिए आपको नया मार्केट तलाशना होगा, नया मार्केट तलाश कर आप काम कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा देखिए हमारे पास में ज्यादा ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हम अमेरिका के लिए करते हैं। ठीक है, पहले अमेरिका ने 150%, 250% की लगभग हमें धमकी दी थी कि हम इतना कुछ आपके ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन अब कितने पर रुका है आके, 100% पर। जेनरिक दवाइयों की कीमत को कम रखने के लिए अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर जोर देना होगा। यूरोप, लैटिन अमेरिका जैसे वैकल्पिक बाजारों को निर्यात बढ़ाना होगा, यानी हमें कहीं ना कहीं वैकल्पिक जो मार्केट है उसको ढूंढना होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी टैरिफ से पहले की बात करें हम, 2024 में 87,000 करोड़ का किया गया था। 44.5% ये अमेरिकी हीरा आयात का 44.5% है। कुछ आभूषणों पर पहले से ही 25% तक टैरिफ था, यानी मोस्टली पार्ट जो है वो देखिए आभूषणों का भी भारत से हो रहा है। लेकिन नया टैरिफ जब 50% हो गया तो 15 से 30% की इसमें कमी आने की संभावना है। भारत को क्या करना चाहिए इसमें? यहां पर एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत अमेरिका बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को तेजी से पूरा करने पर जोर दे सकता है। यूरोपीय बाजारों में डायमंड का निर्यात बढ़ा सकता है। इस तरीके से टेक्सटाइल की बात करें, टेक्सटाइल पर भी भारत ने लगभग 87,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था, जिसमें कि रेडीमेड गारमेंट्स जो थे वो हमने भेजे थे। यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स हैं, कॉटन यार्न हैं, कारपेट है, ये सभी भेजे थे, और हमारा लगातार एक्सपोर्ट बढ़ रहा था। लेकिन 50% टैरिफ के बाद में 33% यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यानी घटना दिख रहा है, यानी डिक्रीमेंट हो रहा है। भारत इसके लिए यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात ऐसे वैकल्पिक मार्केट ढूंढ सकता है जो भारत के कुल निर्यात का 45% इनमें भी बेचता है। इनमें और ज्यादा हम बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, सी फूड सेक्टर भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। 60,000 करोड़ का समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात अमेरिका को हम करते हैं। 50% टैरिफ के बाद यहां भी आपको गिरावट नजर आ रही है। 24,000 करोड़ का कारोबार खतरे में दिखाई दे रहा है। आम आदमी की बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि भाई जब एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो आपके मार्केट में आपके प्रोडक्शन की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो कंपनी प्रोडक्शन कम करेंगी, प्रोडक्शन कम करेंगी तो यहां पर जो कर्मचारी हैं उनकी नौकरी भी क्या होगी, जाएगी। सर्विस सेक्टर जो है वो डाउन होगा, तो ये खतरा हो सकता है। फिर इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, 0.2% से 0.6% तक कम हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर असर, सरकार को अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप, रूस, अन्य देशों को व्यापार बढ़ाना होगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने लगभग 50 देशों के लिए नई निर्यात रणनीति बनाई है। यानी भारत सरकार ऐसा नहीं है प्रयास नहीं कर रही है, प्रयास कर रहे हैं हम। 50 से ज्यादा देशों के साथ में हमारी रणनीतिक साझेदारी की बातें चल रही हैं। कई जगह पर हम सफल हुए हैं और कई जगह अभी सफल हो जाएंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सारे देशों के साथ भारत करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि आइसलैंड है, एक है लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इनके साथ भारत ट्रेड डील कर चुका है, 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी, यानी 3-4 दिन बाद ये लागू हो जाएंगी। इसके अलावा ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ, इनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है। यानी हम एक ऑल्टरनेटिव मार्केट की तलाश में हैं और उस पर भी काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इंडस्ट्री बेस्ड मार्केट की तलाश, रिपोर्ट के मुताबिक भारत सी फूड के लिए रूस, यूके, यूरोपियन यूनियन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया पर फोकस कर रहा है। इसी तरीके से आभूषण के लिए वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, अफ्रीका, इन सभी देशों से हम बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इन चीजों को हमें देखना होगा। और देखिए एक चीज इस पर भी नजर डालिए कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 18% अमेरिका को, सबसे ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका इकलौता देश है, ये सभी देश हैं जिनको हम अच्छी खासी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। एक तो इनसे हमें संबंध, यानी जो हमारे व्यापारिक संबंध हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पर, और फिर नए जो बन सकते हैं ग्राहक,
यानी जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी हम डील कर रहे हैं। 50, जैसा कि मैंने कहा, देश के साथ में सरकार की बातचीत चल रही है। तो कहने का मतलब आने वाले 6 महीने साल भर में सारी चीजें वैसे तो सेटल हो जाएंगी, लेकिन तब तक आर्थिक रूप से भारत को काफी नुकसान इसमें हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप खतरे की घंटी पूरी तरीके से बजा चुका है और भारत के लिए ये काफी नुकसानदायक साबित हो रहा है। ये था आज का एनालिसिस। मिलेंगे नई सूचना के साथ, बेहतर एनालिसिस के साथ, A to Z एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।